पर कुछ क्वेश्चन अपलोड किए हैं, ठीक है ना, चैप्टर 7 से रिलेटेड। मतलब कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन आपसे इको सर्वे में चैप्टर 7 से पूछेगा। मतलब हर चैप्टर से ही पूछता है, दो तीन या 3 4 क्वेश्चन ऐसे। ये जैसे एक टीओ की वैकेंसी है, उसमें जो पार्ट बी है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में ये हेल्प करेगा चैप्टर। इसलिए मैंने आज उधर क्लास नहीं लिया, वो साथ में हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि शहरीकरण और शहरी विकास, कि किस तरह से मतलब राजस्थान में शहरीकरण है, इंडिया में शहरीकरण है, और उसका कैसे किस टाइप से डेवलपमेंट हो रहा है। उसके लिए कौन कौन सी एजेंसियां बनी हुई है और कौन कौन सी योजनाएं काम कर रही है, और उसके लिए कौन सा डिपार्टमेंट है वो उत्तरदायी है ना। वो सब इसमें लिखा हुआ है। अब देखो जहां जहां मैंने ये क्यों वर्ड लिख रखा है, इसका मतलब वहां पर क्वेश्चन पूछ सकता है। मतलब अगला स्कोप है उसके पास में। कुछ क्वेश्चन तो उन्होंने पूछ लिए, यहाँ से 1 2 क्वेश्चन तो आसान आता है, एक क्वेश्चन टफ बनाएगा वो, जो बिल्कुल मतलब एकदम थोड़ा अंदर जाके पूछेगा उस चीज में, ठीक है ना। अब इसमें पहला ये क्या लिखा हुआ है कि शहरीकरण का तात्पर्य जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर स्थानांतरण। ये तो बात आपको समझ में आई हुई होगी, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। इसमें मेन बात ये है कि जैसे शहरी क्षेत्र में जो होता है ना विकास, उसके लिए मतलब मेन रूप से जो पॉपुलेशन होती है ना, वो सर्विस सेक्टर और जो ये उद्योग वाला सेक्टर होती है इसमें काम करती है। मतलब गैर कृषि कार्यों में काम करती है जनता, ठीक है ना। उनकी परचेजिंग पावर अच्छी होती है, उच्च आय होती है, मतलब उनके पास कोई ना कोई स्किल भी होती है, और अन्य बुनियादी आवश्यकताएं भी मतलब उनकी पूरी की जाती है शहर वगैरह में। तो मेन ये चीज है, कोई इसमें क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल सतत विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व की आधी से अधिक आबादी शहरों में निवास कर रही है, और उसमें हिस्सेदारी 2050 तक 66.66% तक होने का अनुमान है। तो ये क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट में पूछ सकता है। ये ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा, नीचे स्टेटमेंट आ जाएगा 1 2 और 3, और इनमें से वो 3 स्टेटमेंट बना लेगा या 2 बना लेगा, ठीक है ना। तो ये डाटा आपको याद रखना कि 2050 तक पूरे विश्व की जो पॉपुलेशन है वो 66.66% रहने का अनुमान है, ठीक। उसके अलावा आगे इसमें ये लिखा हुआ है कि शहरीकरण और आर्थिक विकास का इंजन है, और ये तथ्य से स्पष्ट है कि शहरों और महानगरीय क्षेत्रों का वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जो विश्व की जीडीपी है उसमें 80% जो योगदान है वो शहरी क्षेत्रों से आता है। ऐसा ये बोलना चाह रहा है। तो ये दोनों फैक्ट आप दिमाग में रखना, और ये वाली वो रिपोर्ट है, ठीक। बस इतना ही यहाँ से पूछेगा। उसके बाद में आगे जो इन्होंने लिखा है वो लिखा है राजस्थान में शहरीकरण। अब देखो राजस्थान में शहरीकरण, ये चैप्टर आपके जो ज्योग्राफी का जो पॉइंट है, जनसंख्या वृद्धि, लिंगानुपात, साक्षरता, उसके डेटा इसमें दे रखे हैं। और ये डेटा जो दे रखे हैं ना, ये डेटा जो आपसे पूछते हैं ज्योग्राफी में, वो सारे इकोनॉमिक सर्वे के डेटा से ही वो यूज करते हैं, ठीक है ना। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे उन्होंने यूज किया है। इसलिए जो इसमें डेटा लिखा हुआ है ना, वही आपको फाइनली मानना है, ठीक। और वो क्वेश्चन भी यहीं से बनाता है ज्योग्राफी का, जनसंख्या वाला जितने भी है ना, वृद्धि, लिंगानुपात, साक्षरता और जनजाति वाला। अब जैसे उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था 2023 में, इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। ये अपने पीवाईक्यू में भी कल परसों डिस्कस किया था। निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में से वर्ष 2001 से 11 के मध्य न्यूनतम दशक की जनसंख्या वृद्धि दर वाला कौन जिला कौन सा है। तो गंगानगर, एकदम आसान क्वेश्चन था। इसका एग्जैक्ट भी याद रखना आप, 10.00 जो मैंने बताया था आपको, क्योंकि ये डायरेक्ट लिखा हुआ है जनसंख्या वृद्धि, इसलिए क्वेश्चन जनसंख्या वृद्धि में डीप जाके पूछेगा। ये तो चलो इन्होंने आसान पूछ लिया, बाकी हाईएस्ट भी याद होना चाहिए, उसका परसेंटेज भी याद होना चाहिए, और 3 3 जिले याद होने चाहिए, जैसा मैंने आपको उस टाइम याद भी करवाया था पीवाईक्यू सीरीज में, ठीक। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है कि भारत की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या की हिस्सेदारी 1961 में इतनी थी, 2011 में बढ़कर के इतनी होगी। आपको देखो भारत से रिलेटेड करके कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, राजस्थान से लिंक करके पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है ना। आप केवल है ना इसमें डेटा एक तो ये याद रखना है कि जो भारत की जनसंख्या है वो शहरों में 31.1% रहती है, ठीक। सेम सिस्टम राजस्थान में कितना है वो आपको याद रखना है, वो कितना है, 24.87। ये देखो 24.9 भी लिखा हुआ आ सकता है कई जगह। ये कंफ्यूज करने के लिए देखो क्या करेगा वो, आपको इस टाइप से खेलेगा आपके साथ में गेम। ये 24 पॉइंट कई बार एक कर देता है, और जो बाकी बच गया है ना 76.9 ऐसे कर देगा। तो इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये ना उल्टा देता है थोड़ा सा, ऐसा 1 2 बार किया है इन्होंने। तो आप इसमें क्या करोगे, ये वाला डेटा याद रखना कि यहाँ पर तो क्या है, या 9 आएगा, इधर 1 आएगा, ये हो गया ना 100, ठीक। मतलब जो नंबर कम है उसके साथ में ज्यादा अंक है, और जो ज्यादा वाला है उसके साथ में कम अंक आएगा, ऐसे करके कंफ्यूज करेगा।
क्वेश्चन एकदम आसान आएगा, लेकिन आप थोड़ा सिली मिस्टेक मत कर देना इसमें, बस यही है इसमें पूछने लायक क्वेश्चन। उसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है वो है ये है, जबकि राजस्थान की शहरी जनसंख्या का कुल जनसंख्या से प्रतिशत वर्ष 2021 में 26.33% रहने का अनुमान है और 31 में रहने का है 27.74। ठीक, ये आपको याद रखने हैं दोनों डेटा, ये भी पूछ सकता है। ठीक, तो यहाँ से 3 डेटा निकल के आ गया, 24.9 और 2021 के अकॉर्डिंग 26.33 और 31 का हो गया 27.74। 27 को मतलब लास्ट में भी 7 है तो 27.7 हो गया, और ये इसका आधा, मतलब ऐसे याद कर लेना माइंड में। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट? उसके बाद में कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत, ये जो चीजें हैं इनको यहाँ पर परसेंटेज में इन्होंने दिखा दिया। बस ये 3 डेटा आपको याद रखना है। एक मिनट, पेज, एक मिनट, पेज खुल रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा। अब देखो आगे जो लिखा हुआ है डेटा, उसमें क्या लिखा हुआ है, राजस्थान की जनसंख्या, कुल जनसंख्या, पुरुष जनसंख्या और महिला जनसंख्या लिखा हुआ है। ठीक है ना? उसमें आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि कितने लोग हैं, बस आपको एक आइडिया होना चाहिए कि जो परसेंटेज में दे रखा है। आप एक बार खोल लो इकोनॉमिक सर्वे, सबने खोल रखा होगा, शायद कोई प्रॉब्लम आ रही है। सर जैसे ना जो 11 वाली जनगणना है, और अभी जैसे हुई नहीं है, तो अनुमानित वाले डेटा भी इसमें दिए हुए हैं, तो अनुमानित पे भी क्वेश्चन आ सकता है क्या? पूछ सकता है, पूछ सकता है, पूछ सकता है, जो इन्होंने लिख दिया तो पूछ सकता है। अच्छा, मतलब आपको स्टेटमेंट में दे देगा कि अनुमानित इतनी है। याद रखना चाहिए, मतलब ये सब अभी तक नहीं पूछा है कि, लेकिन क्वेश्चन खत्म हो गए उनके पास, क्योंकि 2011 के डेटा पूछते पूछते शायद आज 14 साल हो गए। तो अब है ना क्वेश्चन थोड़ा वो आगे बढ़ेगा, बार बार यही क्वेश्चन नहीं पूछेगा। और आरएस टाइप का एग्जाम है तो थोड़ा सा बढ़ेगा आगे वो, मतलब। और ये उनके पास ऑथेंटिक डेटा है, एग्जैक्ट इन्होंने लिख रखा है, तो पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये पूछेगा क्वेश्चन, देखो मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि जब कोई चीज यहाँ तक उन्होंने पूछ लिया तो अगली स्टेप इनके पास यही है, और कहाँ से लाएंगे डेटा, और ऑथेंटिक डेटा नहीं है ना, इसलिए यहाँ पर आएगा हम्म। ये। ठीक, उसके बाद में ये जो दे रखा है, ये डेटा है, ये कोई काम का नहीं है भाई। ये जो अंक है ना, ये आपको याद नहीं रखने हैं। ठीक है ना? वो परसेंटेज याद रख लेना जो बता दिया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, बच्चों की जनसंख्या 0 से 6 आयु वर्ग में। अब देखो जो नॉर्मल जनसंख्या होती है ना, उसमें चांस कम होगा क्वेश्चन पूछने का। जैसे पिछली बार भी शायद अपन कल परसों पीवाईक्यू कर रहे थे, उसमें भी बच्चों वाला लिंगानुपात या बच्चों पर चला गया वो, क्योंकि जो थोड़ा सा टफ होगा ना, वो बच्चे वाले में ज्यादा पूछेगा, 0 से 6 आयु वर्ग में। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछने का चांस है। ठीक, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें भी सेम बात ये लिखी हुई है कि भाई 2001 से 11 के बीच में ये पॉपुलेशन के डेटा यहाँ पे दे रखे। ये आपसे कम चांस है कि पूछे, लेकिन ये जो आपके डेटा उसमें दे रखे हैं, जब आप राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ोगे तब उसमें, जैसे मैंने कल परसों बताया था कि भाई लिंगानुपात 888 है, पीवाईक्यू सीरीज में बता रहा था ना मैं आपको भाई, अ, अधिकतम कहाँ पर है, तो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, मैंने ऐसे बताया था आपको। वो सब डेटा 0 से 6 वर्ग के आप ज्योग्राफी में याद करना, क्योंकि यहाँ पर वो क्वेश्चन पूछेगा अब, क्योंकि वहां पर स्कोप कम हो गया है पूछने का, पूछ पूछ के थक चुका है। ठीक, अब आते हैं अगला डेटा है, यहाँ पर कोई डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखने वाला सा नहीं है, कोई ज्यादा नहीं पूछेगा आपसे, क्योंकि उन्होंने जनसंख्या वर्ड यूज नहीं किया इसलिए नहीं पूछेगा। अगर वहां पर उन्होंने लिखा है जनसंख्या वृद्धि, लिंगानुपात, साक्षरता, जनजाति, ऐसा लिखा हुआ है, तो वो क्वेश्चन उनके पास स्कोप है, तो पहले वो पूछेगा वहां पे। जैसे लिंगानुपात लिखा हुआ है डायरेक्ट, तो लिंगानुपात पे कंफर्म क्वेश्चन आता है, और इन्होंने पूछ भी लिया। 2021 में, 21 में पूछा था ये क्वेश्चन। क्या लिखा था कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कौन से जिलों में ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात सर्वाधिक है। ये सेम, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये रहा। और ये उम्मीद करते हैं आपसे कि आप 5-5 डेटा याद करो। ये देखो लिखा हुआ है यहाँ 5 का और 5 का। इसलिए मैं बोलता हूँ, देखो छोटी एग्जाम हो तब यहाँ 1 या 2 में चल जाता है काम, लेकिन आपको 5 तक पता होना चाहिए, एक मोटा मोटा पता होना चाहिए किस एरिया में ज्यादा शहरी लिंगानुपात है। ये ज्यादातर साउथ रीजन है टोंग को छोड़ के, इधर में थोड़ा मतलब पेचेज में है। ठीक, अब इसमें क्या लिखा हुआ है, ये डेटा एग्जैक्ट सही है कि 2011 में राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 914 महिलाओं का था, जो 2001 में 890, मतलब पहले 890 था, बाद में कितना हो गया, 914 हो गया। ठीक, ये कहाँ पर हुआ, शहरों में, केवल शहरों का डेटा दिया, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लिख लो इसको, ये 914 अभी है। ठीक, पहले कितना था, 890।
गांवों में ये 933 है अभी, पहले कितना 930। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कितनी बढ़ोतरी हुई, ये बढ़ोतरी भी पूछ सकता है, तो कितनी हुई 24 की। ये बढ़ोतरी कितनी हुई 3 की। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना, दोनों याद रखने हैं डेटा। समझ में आ गया। उसके बाद में, क्योंकि ये चैप्टर शहरीकरण से है, इसलिए यहाँ पे शहरी वाला डेटा दे रखा है, ये देखो लिख भी रखा है इन्होंने। 1000 पुरुषों पर 24 महिलाओं की वृद्धि हुई, ये फैक्ट आपसे पूछ सकता है, याद रखना ये। 2011 में ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात, ग्रामीण का भी देखो लिख रखा है 933 है, और उससे पहले 930 था, और 3 की बढ़ोतरी हुई। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। 5 मैक्सिमम याद रखने हैं और 5 मिनिमम वाले याद रखने। फिर बाल लिंगानुपात है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनाएगा, एक क्वेश्चन इजी बनाएगा, एक टफ बनाएगा। जैसे इस बार भी ऐसा हुआ था, एक क्वेश्चन आसान ये वृद्धि दर वाला पूछ लिया, और एक क्वेश्चन टफ पूछा था, तो शायद डिलीट हो गया, क्या हुआ, कुछ ऐसा हुआ था। ठीक। फिर है बाल लिंगानुपात। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बाल लिंगानुपात में भी समान प्रवृत्ति देखी जा सकती है, ये स्टोरी लिख रखी है, इसका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पकड़ो इस बात को, यहाँ ये लिखा हुआ है कि डेटा 888 था, उसके अंतर्गत 888 में क्या हुआ, 892 तो है रूरल का, और 876 है वो अर्बन का। ये दोनों डेटा आपको याद होने चाहिए जो यहाँ लिखे हुए हैं। समझ में आ गए, समझ में आ गया कि ये वाला। हाँ, बाल लिंगानुपात पे आप ज्यादा फोकस करना, बाल लिंगानुपात पे ज्यादा क्वेश्चन पूछने के चांस है, प्रॉब्लम हो रही है हो रहा है बार। ठीक है ना। उसके आगे अगला पॉइंट दे रखा है साक्षरता। ठीक, साक्षरता में क्या है, साक्षरता के जो पॉइंट दिए हुए हैं उसमें 1900 एक वर्ड लिखा हुआ है, साक्षरता दर में वर्ष 1961 से 11 तक लगातार वृद्धि हुई है। ये लाइन एज इट इज स्टेटमेंट में लिखी हुई आ सकती है, फिर आप ऐसे मत सोचना कि कहाँ से पॉइंट पूछा, क्योंकि ये डायरेक्ट क्या है, इन्होंने इस लाइन को इको सर्वे में लिख रखा है, साक्षरता दर में वर्ष 1961 से 2011 तक लगातार वृद्धि हुई, और एक में 60.40 थी, और 11 में 66.11 है। कल परसों अपन पीवाईक्यू सीरीज सोल्व कर रहे थे, उसमें क्या क्वेश्चन पूछा कि जो महिलाएं थी या पुरुषों में अंतर पूछा था, शायद अंतर का परसेंटेज पूछा था, याद हो तो आपको, अच्छा क्वेश्चन था वो। यस सर। ठीक, तो ये आपको याद होना चाहिए, साक्षरता साक्षरता दर वाले में। एक मिनट, पीडीएफ फुल नहीं। माइनस देखो ये करके चैप्टर निकालना ऐसा था। है जहां पर आपको डायरेक्ट 2 क्वेश्चन सही होने चाहिए आपके। अगर आपके यहाँ पर दोनों क्वेश्चन सही नहीं हो रहे हैं तो ये आपकी गलती है, ठीक है ना। एक मिनट को खुल रहा है फाइल, आगे देखो। उसके अलावा लिखा हुआ है साक्षरता दर में आपको दोनों कंपोनेंट याद रखने हैं, महिलाओं की साक्षरता कितनी है, पुरुषों की साक्षरता कितनी है, और शहरी साक्षरता कितनी है, और न्यूनतम शहरी साक्षरता कितनी है। ये सारे डेटा याद होने चाहिए जो इसमें एकदम ऑथेंटिक लिखे हुए हैं। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। ठीक है ना। उसके बाद में देखो, ये डेटा आप याद रख लोगे, मैंने बता दिया। ठीक, आगे चलो। 1 लाख और उससे अधिक की जनसंख्या वाले शहर, यहाँ पर भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि मैक्सिमम शहरी आबादी वाले जिले कौन कौन से हैं। तो देखो जयपुर है, उसके बाद में जोधपुर है, कोटा है, बीकानेर है, और न्यूनतम है ना नीचे से वो है बांसवाड़ा। ठीक, अब इसमें नीचे वाले में आपको एक ही याद करना है, क्योंकि इन्होंने एक का जिक्र किया तो वो टफ क्वेश्चन बनेगा थोड़ा, तो एक ही याद रखना है, बांसवाड़ा। ठीक, अब यस सर। ठीक है ना, ये आप ऑर्डर याद कर लेना, जयपुर, जोधपुर और कोटा, बीकानेर। ठीक है। बीकानेर। अब अगला टॉपिक जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है शहरीकरण से स्थानिक परिवर्तन, कि शहरों से, शहरों में जो प्रतिशत वाइज है, जैसे मान लो कोटा में जितने लोग रहते हैं उनमें 60% लोग हैं वो शहर में रहते हैं, वैसे निकाला इन्होंने परसेंटेज। ये तो पॉपुलेशन का था ऊपर वाला डेटा, ये है प्रतिशत वाइज। प्रतिशत वाइज देखो तो कोटा में ज्यादा है, 60% पॉपुलेशन शहरों में रहती है। 2 नंबर है जयपुर,
3 नंबर है अजमेर, 4 नंबर है जोधपुर। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, टफ क्वेश्चन कैसे पूछता है आरपीएससी में, ये डेटा पूछेगा। देखो यहाँ मैप देखो, मैप में ऐसे पूछेगा कि 40% से अधिक आबादी कौन सी सिटी में रहती है शहरी क्षेत्रों में, 40% से ज्यादा, ठीक है ना। तो फिर आपको कौन सा आंसर करना पड़ेगा, अजमेर, जयपुर और कोटा, 3। पूरा समझ गए। और मिनिमम पूछेगा तो क्या पूछेगा, 8.3 से कम। ये देखो लिखा हुआ ना 8.3, तो 8.3 वाला कौन सा है, ये डेटा रहे इधर। 8.3 में जालोर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और बाड़मेर, साउथ टाइप का रीजन इधर वाला। ये देखो मैप देख लो, ये वाला, ये कलर आ रहा है, एक ऐसे कलर में याद रखो आप, इधर है ये रीजन, ठीक, और ये वाला रीजन ये है, ठीक। उसके बाद में अगला जो पॉइंट है वो ये है कि राजस्थान में माइग्रेशन, माइग्रेशन कैसे, कि गांवों से शहरों की तरफ पलायन कैसे हुआ, उसके लिए क्या कारण थे। ये क्वेश्चन पूछे तो आपको स्टेटमेंट, आरपीएससी में जो क्वेश्चन पूछता है स्टेटमेंट वाले, वो कहीं ना कहीं अच्छी जगह से उठाता है स्टेटमेंट। जैसे इसमें क्या करेगा, वो आपको नॉर्मल ऐसे दे देगा, क्या राजस्थान में जो माइग्रेशन है उसके कारण क्या है ना। 2-3 ऑप्शन दे देगा भाई, महिलाओं वाले में तो ये लिख देगा कार्य और रोजगार लिख देगा, और पुरुषों वाले में लिख देगा विवाह, उल्टा लिख देगा जैसे। अब इसमें लॉजिक क्या है, माइक म्यूट रखो आप, है ना, अभी माइक ओपन। इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे कि 2011 में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में पुरुष मुख्यतः रोजगार के अवसरों के लिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कि जो पलायन हुआ है गांवों से शहरों की ओर, उसमें पुरुषों का जो कारण था ना, मेन कारण वो रोजगार के अवसर था, और जो महिलाओं का जो कारण था वो वैवाहिक कारण था, कि विवाह की वजह से वो गांवों से शहरों की तरफ पलायन किया है उन्होंने। 2 फैक्ट, उनका रीजन पता होना चाहिए आपको, क्योंकि इन्होंने मेंशन कर रखा है वुमेन के लिए और मेन के लिए। मेन का कारण है कार्य और रोजगार, और वुमेन का है विवाह। अब इसमें आगे लिखा हुआ है, जनगणना 2011 दर्शाती कि राष्ट्रीय स्तर पर इतने लाख, जो याद नहीं करने, राजस्थान में 32 लाख व्यक्तियों ने ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन किया, जो अखिल भारतीय स्तर का कितना परसेंट है, 4%। मतलब कि पूरे भारत में अगर 100 लोगों ने पलायन किया गांवों से शहरों की ओर, उसमें 4 लोग राजस्थान के थे। समझ गए बात को। तो ये परसेंटेज याद रखना है आपको, 4% ऐसे लोग हैं जो पलायन किया, उसमें महिला पुरुष दोनों है, ठीक। महिलाओं का जो कारण है वो है विवाह, और जो पुरुषों का कारण है वो कार्य और रोजगार। ये आपको इंटरचेंज करके भी दे सकता है। फिर दूसरा अच्छा क्वेश्चन ये बनेगा कि महिलाओं ने ज्यादा पलायन किया या पुरुषों ने। अपने दिमाग में एकदम से आएगा तो ये आंसर आएगा कि पुरुषों ने किया है, लेकिन गलत है। किसने किया है, महिलाओं ने, ठीक। लिखा हुआ है देखो, ये कुल पलायन करने वाले पुरुषों एवं महिलाओं में पुरुषों का कितना है, 49.16%, और महिलाओं ने कितने किया है, 59.11%। एग्जैक्ट 10 नंबर का अंतर है, 49 और 59 ऐसे आएगा लिखा हुआ, उल्टा कर देगा, 59 इधर लिख देगा, 49 इधर लिखेगा, आपको लगेगा सही लिखा हुआ है, बाकी आंसर गलत है वो, ठीक। समझ में आ गया ना ये। अच्छा क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से स्टेटमेंट बना के। उसके बाद में ये राष्ट्रीय स्तर का दे रखा है, जिसको याद नहीं करना, राष्ट्रीय स्तर का नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है ना। यहाँ तक को डाउट, नो नॉर्मल है सर। ना। राजस्थान में शहरी आवास की स्थिति। अब ये देखो अगला जो पॉइंट लिखा हुआ है ना, ये ऐसे लिखा हुआ है कि जो शहरों में लोग रहते हैं ना, उनमें कितने टाइप की सिस्टम बना रखा है इन्होंने। जो रिपोर्ट तैयार करी ना जनगणना के आधार पर, उसमें 3 कैटेगरी है। एक तो अच्छी है, जो आराम से रह रहे हैं, जिनको सारी सुविधाएं, बिजली वगैरह, पानी का, सीवरेज का, नाली वगैरह सारी सुविधाएं उसमें है, उस घर में अच्छी स्थिति, रहने योग्य, मतलब ठीक ठीक है। ये तो बहुत अच्छी है, ये ठीक ठीक है, ये एकदम मतलब मामला कभी भी डगमगा सकता है, वो वाली पोजीशन है। तो तीनों कंडीशन दे दी। इसमें आपसे जस्ट क्वेश्चन इतने ही पूछेगा कि राजस्थान में जो शहरी घरों की स्थिति है, राजस्थान की याद करनी है, इंडिया की नहीं याद करनी। राजस्थान में है ना, अच्छे वाली घरों की स्थिति 69, और रहने की है 29%, और जीर्ण शीर्ण वाली 2%। मोटा मोटी याद हो 70-30 का मामला है, ठीक। उसके बाद में अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि शहरों में झुग्गी झोपड़ी और कच्ची बस्ती के निवासी। अब देखो जहां पर, अब ऐसे नहीं कि सारे लोग बाग मतलब एकदम ठाट बाट वाले होंगे, कुछ लोग ऐसे गरीब भी होते हैं, तो वो लोग कहाँ रहेंगे, वो झुग्गी झोपड़ियों में रहता है। उनके विकास के लिए भी सरकार वगैरह काम करती है। जो स्लम एरिया होते हैं हर सिटी में होता है, जैसे मुंबई वगैरह में बहुत ज्यादा लेवल पर है, दिल्ली में थोड़ा और कम है, कलकत्ता में उधर मतलब ऐसे छोटी सिटियों में भी होता है, हर जगह होता है, ठीक। उसके लिए भाई सरकार काम करती है ना भाई, उनके लिए आधारभूत सुविधाएं बढ़ाए, पानी वगैरह, वहां को बीमारियां नहीं हो, फलाना नहीं। इसमें इतना कुछ नहीं याद करना है,
यहाँ देखो एक फैक्ट अच्छा लिखा हुआ है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में झुग्गियों में रहने वालों की आबादी, ये बोल रहा है कि राजस्थान में जितनी शहरी आबादी है, शहरी आबादी का 12.13%, 12-13 ऐसे याद रखना आप उसका। जैसे किसी आदमी का 12वां हो तो मतलब कभी भी मामला डगमगा सकता है, तो वो वाली सिचुएशन से याद रख लेना, झुग्गियों में 12, तो 12-13 ऐसे ऐसे करके 12-13 वाला परसेंटेज है, ये आपको याद रहना चाहिए। बस शहरी जितनी आबादी है उनमें 12.13% वो क्या है, झुग्गियों में रहते हैं, जिनमें अधिकतम कहाँ रहते हैं, जयपुर नगर निगम में। ओबियसली बात है, जयपुर में रहेंगे वो ना। और वो राज्य की कच्ची बस्ती जितनी पॉपुलेशन रहती है ना हर नगर निगम में, उसमें हाईएस्ट है जयपुर में। जो कि यहाँ की बात करो, जयपुर में अगर अंदर, जयपुर में अगर 100 लोग रहते हैं ना शहरों में, तो 10 लोग है ना मतलब कच्ची बस्तियों में ही रहते हैं। ये दो फैक्ट आप थोड़ा दिमाग में रख लेना। मतलब इसमें क्या होगा, आपके पास ऑप्शन बहुत दूर दूर देगा। जो ऐसे डेटा होते हैं ना उनमें एकदम आपको केवल बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हाँ, कुछ ऐसे नहीं है कि भाई जैसे यहाँ 40%, 30% ऑप्शन दे देगा, एक तो 30 दे देगा, एक 12 दे देगा, एक 19 दे देगा, ऐसे कुछ ऑप्शन देगा। तो इतना दूर है तो आप लगा दोगे, व्यक्ति को याद आ जाएगी स्टोरी, हाँ 12 के आसपास था, 40 नहीं था, 30 नहीं था, ऐसे नहीं, ऐसे मत कर देना, बस ये दिमाग में रखना। एक फैक्ट तो अच्छा और लिखा हुआ है कि शहरों की कुल आबादी में सबसे अधिक कच्ची बस्ती निवासियों का प्रतिशत है ना, जैसे मान लो जितनी भी नगर पालिकाएं है ना 300 के आसपास, उनमें सबसे ज्यादा जो कच्ची बस्तियों में निवास करती है ना वो पीलीबंगा है, हनुमानगढ़ की। ठीक, उसके अलावा ये 2 नंबर पे जहाजपुर लिख रखा है। पीलीबंगा वाला दिमाग में रख लेना, पता नहीं पूछ ली। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट? सर हाँ, राजस्थान में शहरी विकास। अब देखो राजस्थान में शहरी विकास, शहरी विकास के लिए प्रमुख है या मेन रूप से जो बॉडी होती है ना, वो अर्बन लोकल बॉडी, जिनको अपन जैसे नगर पालिका बोलते हैं, वो वो काम करती है, नगर पालिकाएं काम करती है। लेकिन नगर पालिका भी जैसे 3 टाइप की होगी, नगर पालिका बोर्ड, नगर परिषद और नगर निगम, मतलब आपको थोड़ा मोटा मोटी ध्यान में रखनी है। ठीक, अब इसमें क्या, इनकी हेल्प करने के लिए ना, इनकी हेल्प करने, शहरों के डेवलपमेंट में नगर पालिकाओं की हेल्प करने के लिए 2-3 सिस्टम बना रखे हैं राजस्थान में। एक तो बना रखा है यूआईटी, अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, जो छोटे लेवल की एक मतलब एक कंपनी टाइप का सिस्टम है, जो छोटे लेवल पर जो नगर पालिका है उनकी उनकी हेल्प करती है, ताकि शहर का डेवलपमेंट हो, जैसे पुल वगैरह बन जाए, अच्छे से पार्क बन जाए, मतलब थोड़ा सा एक प्रोफेशनल तरीके से वो सिस्टम बने, क्योंकि नगर पालिकाएं इतनी सक्षम नहीं होती उस सिस्टम को बनाने में। तो उनकी ये इनडायरेक्ट या एक स्पेशल पर्पज व्हीकल बनकर के ये हेल्प करती है एज ए कंपनी के तौर पर, यूआईटी। इसका जो बड़ा रूप है वो होता है डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक, तीसरा जैसे मान लो आवासन मंडल वगैरह हो गया, चौथा जैसे मान लो मेट्रो वगैरह हो गया। ये सब क्या होती है, ये नगर पालिकाओं की हेल्प करने के लिए होती है। अब आपको पीटी में क्या क्वेश्चन पूछेगा, पीटी में क्वेश्चन ये पूछेगा कि राजस्थान में यूआईटी की संख्या कितनी है। तो यहाँ लिखा हुआ देखो, राज्य सरकार द्वारा व्यवस्थित और इंटीग्रेटेड तरीके से शहरी आबादी की आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य में विकास प्राधिकरण, शहरी न्यास यानी कि यूआईटी, राजस्थान आवासन मंडल, नगर नियोजन कार्यालय, जेएमआरसी जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन आदि का गठन किया गया है। अब आपको याद क्या क्या करना है, राज्य में 5 तो क्या प्राधिकरण है, कौन कौन से हैं, पहले 3 थे, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, अभी 2 की संख्या और बढ़ गई है इसी को सर्वे में, कोटा और उदयपुर। तो ये 5 आपको पता होना चाहिए। शुरुआत वाले संभाग है ये, जो शुरुआती तौर पे संभाग थे राजस्थान के, वो डेवलपमेंट अथॉरिटी है। उसके अलावा 12 ऐसे शहरी न्यास, 12 ऐसी सिटी है जहां पर यूआईटी का गठन किया गया है, मतलब वहां पर नगर पालिकाएं, मतलब सबसे पहले नगर पालिका वाला सिस्टम हो गया, उसके बाद में अगला वर्जन आता है यूआईटी, उनकी हेल्प करती है, फिर डेवलपमेंट अथॉरिटी। ऐसे पहले देखना, पिछला वाला जो इको सर्वे में था उनकी संख्या यहाँ 14 थी, उनकी घट करके 12 होगी। क्यों होगी, क्योंकि 2 ये कोटा और उदयपुर इधर चले गए। ठीक, तो आपको क्या सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, विकास प्राधिकरण कितने हैं, तो 5। अभी हाल ही में कौन से बने, 2 ये वाले। यूआईटी कितने हैं, 12 बस। अब देखो इसमें लगभग जिले हैं, एक आबू का दिमाग में रखना, आबू है ना, क्योंकि वो माउंट आबू हिल स्टेशन होने की वजह से भाई वहां पर थोड़ी जरूरत वगैरह उनको महसूस हुई होगी, इसलिए वहां पर यूआईटी का गठन किया गया है, तो ये आबू दिमाग में रख लेना। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? आवाज आ रही है क्या? हेलो, यस सर। बोल क्यों नहीं रहे?
सर आ रही है। यस सर आ रही है, प्रॉब्लम है, हटा के बोलना पड़ता है, हाँ मेरे माइक में थोड़ा हम थोड़ा बोल इशू। दिया और क्या। अब देखो आगे लिखा हुआ है जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, हाँ जेएमआरसी। जेएमआरसी क्या है, जैसे इस पे क्वेश्चन पहले पूछ लिया जब ये स्टार्टिंग में बन रही थी ना, तब क्वेश्चन पूछ लिया। अब माइक मूड रख लो। जब ये जेएमआरसी बना था ना, तब इस पे क्वेश्चन पूछे थे। अब चांस कम है पूछने का, लेकिन फिर भी पूछ सकता है, जैसे फेज 2 वगैरह का पूछ लेगा। अभी नए चल रहे हैं ये क्वेश्चन। क्या है, जैसे जो फेज 1 है वो मानसरोवर से चांदपोल का है, फेज 2 है वो चांदपोल से बड़ी चौपड़ का है, और जो फेज 3 है वो बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर का है, और फेज डी है वो मानसरोवर से 200 फीट बाईपास अजमेर का है, और फेज 2 है वो सीतापुरा से अंबाबाड़ी का है। अब ये कैसे याद होगा, कैसे होगा, मैंने एक मैप बनाया है। जयपुर में क्या सिस्टम है, जैसे यहाँ पर मानसरोवर है, ठीक, यहाँ से देखो ये पहला जो फेज लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है मानसरोवर से चांदपुर। ये जो रूट है ना चांदपोल तक का, इसको तो बोला गया फर्स्ट ए। फिर चांदपोल से इसको बड़ी चौपड़ तक बढ़ा दिया फर्स्ट बी। फिर इसको आगे बढ़ा दिया बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक फर्स्ट सी। तो ये ए बी सी यहाँ तक पूरा बन के तैयार हो गया है, ये कंप्लीट हो गया यहाँ तक। समझ में आ गया। अब क्या किया, ये अजमेर रोड जाती है इधर, तो 200 फीट बाईपास इसको बोलते हैं। यहाँ तक को अभी काम चल रहा है फर्स्ट डी। तो ये है ए बी सी और ये डी। उसके अलावा आगे की जो इनकी रणनीति है वो ये है कि जो टोंक रोड है पूरी ये यहाँ तक, इस पूरी टोंक रोड को बोला गया सीतापुरा से लेकर के अंबाबाड़ी तक, जो लगभग 23 किलोमीटर की है। ये फेज 2 है। जैसे पता नहीं पूछा हुआ है क्वेश्चन में, तो थोड़ा दिमाग में रख लेना आप, ठीक। उसके अलावा आगे लिखा हुआ है जयपुर विकास प्राधिकरण, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया क्या काम करता है। डेवलपमेंट अथॉरिटी है, तो जयपुर क्षेत्र के अवसंरचनात्मक विकास के लिए उत्तरदायी है। रिंग रोड, फ्लाईओवर, पुल, पार्किंग वगैरह सब कुछ बनाएगा ये, ठीक। यही सिस्टम कौन करेगा, जोधपुर में जोधपुर विकास प्राधिकरण करेगा, अजमेर में अजमेर विकास प्राधिकरण करेगा, कोटा में। केवल आपको नाम पता होना चाहिए कहाँ कहाँ 5 बॉडी है बस। उसके अलावा 12 यूआईटी है, ये पता होना चाहिए। जेएमआरसी जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन जो क्या करता है, जयपुर की मेट्रो को उसको बढ़ाने का काम वो कर रहा है। उसमें भी 4 फेज हो गए, फर्स्ट ए बी सी डी, और जो भी एकदम ताजा बनेगा आगे जाकर के वो है फेज 2। क्लियर। उसके बाद में दे रखा है रेरा। रेरा क्या है, जैसे नियमों और अधिनियम इनके अंडर में रहते हुए, जैसे ये आपने कई बार देखा होगा जो सोसाइटी वगैरह बनाते हैं, या जो बिल्डर वगैरह सोसाइटी का निर्माण करते हैं, भवनों का निर्माण करते हैं, तो उनके लिए रूल रेगुलेशन पहले नहीं था। 2016 के पहले रूल रेगुलेशन नहीं था। तो भारत सरकार ने ये स्टेप लिया, और 2016 में भारत सरकार ने एक्ट बनाया 2016 में, और यहाँ पर अपन ने जो इम्प्लीमेंट किया वो 2019 में किया, ठीक। ये आप दिमाग में रख लेना। राजस्थान सरकार द्वारा 6 मार्च 2019 को राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी एवं रियल एस्टेट अपीलीट ट्रिब्यूनल का गठन किया गया, ठीक। ये दिमाग में रखना है दो भाई, ऐसा कुछ किया कब किया, 2019 में किया। फिर आगे लिखा हुआ राजस्थान आवासन मंडल, जिसकी स्थापना आपको पता होना चाहिए, इसका ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए भाई, ये आवास से संबंधित काम करता है। अब इसमें राजस्थान आवासन मंडल के कुछ नवाचार है, मतलब ये बहुत सारे काम करता है, जैसे आवास बना दिया, या कोई कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बना दिया, या कोई पार्क बना दिया, छोटे मोटे जितने, जैसे कोचिंग हब आपने सुना होगा प्रताप नगर वाला, वो सब इन्होंने बनाया है आवासन मंडल ने। तो इसकी ऐसा पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा राजस्थान आवासन मंडल के द्वारा नहीं, या इसका नवाचार है या नहीं है, ऐसे पूछ सकता है। तो आप दिमाग में रखना इनकी हेडिंग हेडिंग, जैसे विधायक आवास परियोजना है, जो विधायकों के लिए आवास बनाए गए थे। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान, फाउंटेन स्क्वायर, ठीक है ना, मानसरोवर में। कोटा एंड जोधपुर चौपाटी, है ना। AIS, जैसे इस टाइप का कोई नाम आ जाए तो भाई है, हाँ है वो, है ना ऐसे। फिर जैसे समृद्धि अपार्टमेंट, माई अपार्टमेंट, बड़ली योजना। अब जैसे यहाँ क्या अजीब सा नाम लिखा हुआ आएगा, जैसे बड़ली आ जाएगा, अब आपको लगेगा ये कौन सी योजना आ गई। तो बस थोड़ा दिमाग में रहना चाहिए, हाँ ऐसा सुना हुआ है ये इसका ही, ठीक। कि वहां जाके कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या आ गया, माई क्या आ गया, वो नदी वाला है या कोई परियोजना आ गई, इधर कैसे आ गई माई नदी, है ना। बड़ली का मानपुर आवासीय योजना, कोचिंग हब, SS रेजिडेंसी। इजी नहीं पूछेगा, इनमें कोई अजीब सा लगेगा ना उसको उठाएगा वो, ठीक। फिर है नगर नियोजन विभाग। अब क्या करता है ना, हर नगर के लिए आगे के लिए प्लानिंग होती है कि किस तरह से आगे का शहर बचेगा, उसके लिए एक मास्टर प्लान तैयार होता है 20 साल आगे का, 30 साल आगे का। उसके लिए अलग से विभाग बना हुआ है, जिसके लिए अभी एक वैकेंसी भी आई थी ईओ के साथ में, है ना, नगर टाउन प्लानर, वो वाले ये अधिकारी इसमें काम करते हैं। जि, जिस विभाग का उद्देश्य क्या है, शहरों कस्बों के मास्टर प्लान, सेक्टर प्लान या अन्य नगरीय योजनाएं बनाकर नगरों के भौतिक विकास की दिशा प्रदान करने के साथ ही
विभिन्न राज्य के विभाग, स्थानीय निकाय और अन्य राज्य की संस्थाओं को तकनीकी सलाह देता है। मतलब उनको टेक्निकली हेल्प करता है, भाई इस तरह से आपको सीवरेज की व्यवस्था करनी है, ये पानी इधर से जाएगा, ऐसे शहर बचेगा, इधर से बाईपास जाएगी, मतलब सारी चीजें वो पूरा एकदम रोड मैप तैयार करके इनको देता है सरकार को, फिर वो इम्प्लीमेंट करे, वो उनपे है। ठीक, जिनको मास्टर प्लान बोला जाता है। मास्टर प्लान किसी भी शहर के लिए लगभग 20 वर्षों के लिए कानूनी संरचनाओं के अंतर्गत विकास का दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। ये फैक्ट आपसे पूछ सकता है। मास्टर प्लान तैयार करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन की जा चुके हैं, ये फलाना फलाना, ये तो नहीं पूछेगा आपसे ना, केवल ये 20 वर्षों के लिए होता है, ये होता क्या है बस ये पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। जो एनसीआर रीजन है ना, अब देखो जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर है उसमें भारत सरकार हेल्प करती है। भारत सरकार के अधिकारी होते हैं, यहाँ के अधिकारी होते हैं, दोनों में समन्वय होकर के उस चीज के लिए पूरी प्लानिंग बनाई जाती है, जिसमें वो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प करती है स्टेट गवर्नमेंट की। एनसीआर में बहुत सारे जिले आते हैं, कुछ हरियाणा के भी आते हैं, यूपी के भी आते हैं। अपने राजस्थान के कितने जिले हैं वो आपको पता होना चाहिए। 2 जिले हैं, अलवर और भरतपुर। अब आपको ये हो रहा होगा जो नए जिले बनाए हैं ना उनका नाम नहीं लिखा है ना, तो आपको उनको नहीं करना है, जो यहाँ लिखा हुआ है वही मानना है। अलवर और भरतपुर जिले सम्मिलित है। इन जिलों का जो मसूदा है वो 2041 तक का इन्होंने जारी कर दिया है। ठीक है ना भाई, आगे 2041 तक ये सिस्टम चलेगा, मतलब इस तरह से ये शहर बसेंगे। एनसीआर सेल भरतपुर अलवर जिलों के प्रशासनिक और स्थानीय निकायों के नियोजन मामलों में तकनीकी सुझाव सहायता भी प्रदान करता है। बाकी ये कोई मतलब नहीं। स्वशासन विभाग, स्वशासन विभाग है डीएलबी, जो क्या करता है शहरों के विकास के लिए जितने भी सिस्टम होता है ये वाला डिपार्टमेंट ही देखता है। इसमें कौन कौन सी योजनाएं हैं, उसमें केवल प्री के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि सबका ऑब्जेक्टिव पता हो, और जो मोटे मोटे फैक्ट है ना वो आपको पता होना चाहिए बस। और ईओ के जो सिलेबस में दे रखी है ना उनको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, जितने यहाँ फैक्ट लिखे हैं उनसे काम नहीं चलेगा। उसके लिए पूरा एकदम डिटेल में अपन पढ़ लेंगे। एक बार आप मोटा मोटी खाका इसका देख लो। जैसे ये है दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। अब इसमें आपसे केवल क्वेश्चन इतना ही पूछेगा कि इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। अब इसका ऑब्जेक्टिव ये क्या है, ये एक तो शहरों में काम करेगी। जो डे मतलब दीनदयाल अंत्योदय योजना, ये 2 इसके कंपोनेंट थे। एक का नाम था एनयूएलएम, एक का था एनआरएलएम। मतलब एक तो अर्बन के लिए है, एक रूरल के लिए है। ये अर्बन वाली यहाँ पढ़ेंगे, रूरल वाली ग्रामीण विकास वाला जो चैप्टर है वहां पढ़ेंगे। पहला फैक्ट यहाँ पूछेगा आपसे जो इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव, जिसमें सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे, उपयोग सभी। ये इनमें से उठा देगा 3 ऑप्शन, फिर बोलेगा 1 2 2 3, 1 3 या 1 2 3, तो 1 2 3 हो जाएगा। ये वाले आपको फैक्ट याद रखने हैं। इसमें फैक्ट ये है कि ये शहरी क्षेत्र के लिए जैसे लोगों की हेल्प करता है। शहरी में कैसे, जो झुग्गियों में रहते हैं, जिनके पास आवास नहीं है, जैसे लिखा हुआ है ना शहरी बेघरों के आश्रय की योजना बनाना, जिनके पास आवास नहीं है। स्वरोजगार कार्यक्रम, मतलब जिनके पास रोजगार की सुविधा नहीं है, जैसे ये जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं उनके लिए सिस्टम बनाना। नव प्रवर्तन और विशेष परियोजनाएं, ताकि वहाँ के शहर के लिए डेवलपमेंट हो सके। शहरी पथ विक्रेता, ये स्ट्रीट वेंडर वगैरह लिख दिया। सामाजिक जुड़ाव, संस्थागत विकास कैसे हो, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण, की उनको प्रशिक्षण देके ताकि वो रोजगार के लिए योग्य हो सके, इस टाइप से। ठीक, इसमें 4 कंपोनेंट दिए हुए जिनके थ्रू ये काम करता है। आपको केवल है ना इसका ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, ये स्टेटमेंट में आ जाएगा। वो सभी नगरीय निकायों में काम कर रहा है, उसके लिए जो डिपार्टमेंट है ये वाला डिपार्टमेंट है। ऐसा भी पूछ सकता है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के लिए कौन सा डिपार्टमेंट उत्तरदायी है, तो स्वशासन विभाग। ठीक, उसके बाद में आगे लिखा हुआ है छोटे एवं मध्यम कस्बों में शहरी आधारभूत ढांचे की विकास योजना, कि छोटे जो और मध्यम टाइप के जो कस्बे हैं उनके लिए क्या हेल्प कर रही है सरकार। तो इसमें लिखा हुआ है छोटे एवं मध्यम कस्बों में केंद्र सरकार द्वारा आधारभूत सुविधाएं शहरी गरीबों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ये योजना प्रारंभ की गई। ये योजना जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन में चयनित शहर कस्बों को छोड़कर, कि उनके लिए तो ये वाली स्कीम काम कर रही है, छोड़कर सभी शहरी कस्बों पर लागू की गई। शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा अमृत योजना के अनुसार इस योजना में प्रगति वाली 11 परियोजनाओं में हिस्सा 60-20-20-20 का है। कहने का 60% तो पैसा देगा केंद्र सरकार और 40% देगी स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट ने भी 2 डिपार्टमेंट, मतलब 2 भाग कर दिए, तो यूएलबी अर्बन लोकल बॉडी, और दूसरा हो गया 20% स्टेट गवर्नमेंट देगी। ये रेशियो आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ से इन्होंने पीटी 2023 में क्वेश्चन कैसे उठाया, ये देखो। ये क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा, टफ क्वेश्चन था ये, जिनका कॉमन सेंस था उन्होंने इसको कर लिया होगा, बाकी तो ये मतलब निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का हिस्सा नहीं है। ये देखो, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा इन्होंने, ये जो लिखा हुआ है ना,
राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं आधारभूत निगम को नोडल एजेंसी बनाया गया है इस सिस्टम को संभालने के लिए। राजस्थान में छोटे और मध्यम कस्बों के शहरी आधारभूत ढांचे के विकास के लिए ये बॉडी काम करेगी। इस बॉडी पर इन्होंने क्वेश्चन पूछा था। ठीक, अब इसमें कॉमन सेंस ये कि भाई हाउसिंग बोर्ड इसको क्यों देखेगा, और बाकी सारे ऑप्शन ऐसे दिखने से पता लग रहा है कि हाँ ये हो सकता है, मतलब कॉमन सेंस से होगा ये क्वेश्चन। ठीक, ये टफ क्वेश्चन था तो यहाँ से पूछा इको सर्वे से। समझ में आ गया? अब देखो, जो लोग जैसे ये गुटके वगैरह या शॉर्ट नोट्स पढ़ते हैं ना सीधा डायरेक्ट इको सर्वे, उनके ऐसे क्वेश्चन गलत, मतलब हमेशा गलती होते हैं, क्योंकि है ना वो ऐसे ऐसे फैक्ट उनमें नहीं मिलेंगे। आप देख लेना चाहिए, नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ? राजीव आवास योजना। राजीव आवास योजना का नाम आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कच्ची बस्तियों के लिए बना हुआ है ये। तो छोटी कच्ची बस्तियां ना, उनके लिए ये है। इसमें ऐसा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये इसके लिए ही है। ठीक है ना? योजना अंतर्गत भारत सरकार ने 16 शहरों के लिए करोड़ की 19 परियोजनाएं स्वीकृत की है, सबके लिए आवास। अब देखो, आवास जो योजना है ना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके दो कंपोनेंट है। एक गाँव के लिए है जिसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जी, एक है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अर्बन। अर्बन वाली अपन यहाँ पढ़ेंगे, रूरल वाली है वो कहाँ पढ़ेंगे? ग्रामीण विकास जो चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। अब जो अर्बन के लिए है ना, अर्बन के लिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना बनी हुई है ना, उसका एक कंपोनेंट है ये राजीव आवास योजना, जो स्टेट पर छोड़ दिया कि स्टेट अपनी तरफ से जो झुग्गियां हैं, झुग्गी झोपड़ी है, उनमें जिनको आवास नहीं मिल रहे उनके लिए सुविधा प्रदान करे, उसके लिए पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। तो आपको इतना ही याद रखना है, जो राजीव आवास योजना है वो कच्ची बस्तियों के लिए है, और उनको आवास उपलब्ध कराने से। ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, राजस्थान अर्बन डेवलपमेंट फंड, ये मतलब फंड बनाया गया ताकि भाई पैसे, जैसे पैसे के लिए हेल्प करना, एक तरह से लिखा हुआ भी यहाँ पर। राजस्थान अर्बन डेवलपमेंट फंड का गठन 25 अगस्त 2021 को हुडको वित्तीय संस्थाओं बैंक से ऋण प्राप्त करने, राज्य सरकार से वित्तीय अतिरिक्त अनुदान प्राप्त करने की प्रावधान के साथ किया गया है। सभी यूएलबी अर्बन लोकल बॉडी, विकास प्राधिकरण मतलब डेवलपमेंट अथॉरिटी जो 5 है, शहरी सुधार ट्रस्ट, अर्बन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट यूआईटी, एवं राजस्थान हाउसिंग बोर्ड भी फंड में योगदान देंगे। मतलब इसका कहने का मतलब हो गया, सब थोड़ा थोड़ा पैसा मिला करके इसमें बहुत सारा पैसा हो जाएगा, फिर जिसको जरूरत होगी वो यहाँ से पैसा उठा लेगा, वो बदले में मतलब ब्याज वगैरह इंटरेस्ट वगैरह पे कर देगा। अगला है लिखा हुआ है स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी जो मिशन है वो 2015 में स्टार्ट हुआ था, जून 2015 में। उसका मेन जो ऑब्जेक्टिव था कि भाई वहाँ की जो भी सिटी है उनकी अच्छी गुणवत्ता का वहाँ के लोगों को जीवन मिले, स्वच्छ पर्यावरण वगैरह हो, हर सिस्टम मतलब थोड़ी सी प्रोफेशनल तरीके से हो, हर चीज अच्छे अच्छे ढंग से हो। उसके लिए शुरुआती 5 वर्षों की अवधि में 100 शहरों का चयन किया गया। उनके लिए जो पैसा प्रत्येक शहर के लिए प्रति वर्ष 100 करोड़ का फंड देने की बात की गई, जिसमें राजस्थान के 4 शहर थे, काजू से याद रख लेना, कोटा, अजमेर, जयपुर और उदयपुर। जोधपुर नहीं है, याद रखना। ठीक है ना? अब इसमें याद रखने वाली बात क्या है, जैसे कि जितना भी पैसा खर्च होगा ना, उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो पैसा देगी ना वो 50% पैसा देगी, राजस्थान सरकार देगी, जो स्टेट गवर्नमेंट देगी वो 30% पैसा देगी। बाकी जो 20 बच गया उसमें दो कंपोनेंट और कर दिए, यूएलबी मतलब अर्बन लोकल बॉडी। जैसे मान लो जयपुर के लिए काम हो रहा है तो जयपुर नगर निगम देगा पैसा 10%, और जो बाकी 10% बच गया वो यूआईटी या डेवलपमेंट अथॉरिटी अगर वहां है। अब जैसे यहाँ पर कौन कौन है, यहाँ पर सब में उन चारों सिटियों में डेवलपमेंट अथॉरिटी है, तो वो पैसा देगी 10%। ऐसे करके ये 100% बनाए, तो यहाँ लिखा हुआ है, ये आपसे पूछ सकता है। ठीक है ना? ठीक, उसके बाद में लिखा हुआ अमृत मिशन। अमृत मिशन के लिए आपको इतना पूछेगा कि ये कब आया? 2015 में। ऑब्जेक्टिव क्या है, फुल फॉर्म क्या है? अटल मिशन रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन योजना आरंभ की गई। अमृत योजना के अंतर्गत राजस्थान के कुल कितने शहर है? 29 शहर है, जिनमें 4-5 सिटी जो छोटी छोटी सिटी जैसे ब्यावर है, भिवाड़ी, सुजानगढ़, गंगापुर सिटी, किशनगढ़ और हिंडौन सिटी। ठीक, ऑब्जेक्टिव पूछेगा आपसे इसका। उसके अलावा आगे लिखा हुआ है इसका जो सेकंड वर्जन मतलब है, इसका जो सेकंड वर्जन है वो दूसरा वर्जन स्टार्ट हुआ केंद्र सरकार द्वारा 1 अक्टूबर 2021 को अमृत 2 योजना प्रारंभ की गई। सेम इसका ऑब्जेक्टिव पूछेगा। इसमें क्या किया, जैसे
गांवों के लिए जो जल जीवन मिशन आया था ना, वो था ग्रामीण, प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक, हर घर तक नल पहुंचाने का उद्देश्य था। सेम ऑब्जेक्टिव शहरों के लिए है, तो आप याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, क्योंकि मतलब इनका मेन फोकस है अभी इस चीज पर, हर घर नल पे, है ना। तो सभी शहरी निकायों, मतलब जितने भी शहरी निकाय हैं, 280-90 जितने भी हैं, में जल प्रदाय योजनाओं द्वारा सभी घरों को वर्ष 2025-26 तक, ये डेट पूछ सकता है कि कौन सी ईयर तक है, हर घर नल द्वारा पेयजल उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य रखा गया है। जिसमें स्टेटमेंट बना के पूछ लेगा, ये क्वेश्चन अच्छा है, कि योजना अंतर्गत 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में केंद्र सरकार का हिस्सा 50% रहेगा, क्योंकि वो छोटे शहर हैं, उनमें हेल्प करनी पड़ेगी, ज्यादा हेल्प करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। और 1 लाख से अधिक परंतु 10 लाख से कम आबादी वाले शहर है, उनमें सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 33.33% हेल्प करेगी। और 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर है, उनमें सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 25% हेल्प करेगी। जो बाकी हिस्सा है वो कौन करेगी? स्टेट गवर्नमेंट। और राज्य सरकार के हिस्से का भी 10% हिस्सा है संबंधित नगर निकाय द्वारा वहन किया जाएगा। अगर जैसे मान लो ये काम फलानी कोई नगर पालिका में हो रहा है, तो वो नगर पालिका बोर्ड या नगर परिषद नगर निगम उसमें 10% हेल्प करेगा। समझ गए बात को? आवाज आ रही? यस सर। जैसे जी मान लो सर। 25% ये आ गया, 25% अगर हेल्प कर दी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो बचा 75 स्टेट करेगा। तो इसमें इसमें भी दो कंपोनेंट हो गए, 10% वो नगर पालिका जिसपे काम हो रहा है, बाकी 65% कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। ऑब्जेक्टिव क्या है? वही ऐसा बेटा, ऑब्जेक्टिव है अमृत 2.0 योजना अंतर्गत सीवरेज जल निकाय की जीर्णोद्धार एवं जलापूर्ति में कार्य करवाए जाने हैं। ठीक। उसके अलावा देखो एलईडी लाइट परियोजना, एलईडी लाइट परियोजना में राजस्थान में स्ट्रीट लाइटिंग में ऊर्जा बचत के लिए ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, नाम से क्लियर हो रहा है, तो ये नहीं पूछेगा। यहाँ पर पता नहीं वो अजीब सा फैक्ट ये पूछ सकता है कि 31 मार्च 2024 तक राजस्थान में 12 लाख एलईडी लाइट लगाई जा चुकी है। तो ये 12.02 थोड़ा देख लेना माइंड में, वही जुगी वाला 12.13 वाला, उससे याद कर लेना, ऐसे 12 है। स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन के दो कंपोनेंट आ गए। पहला कंपोनेंट स्टार्ट हुआ था 2 अक्टूबर 2014 से, गांधी जयंती पर, मोदी सरकार आने के बाद। उसके बाद सेकंड चरण है वो 2021 में स्टार्ट हुआ। 21 में 5 वर्ष की अवधि के लिए लॉन्च किया गया। सॉरी 19 में स्टार्ट हुआ था क्या? एक मिनट, थोड़ा 21 कंफ्यूज में हो गया। स्टार्ट हुआ था सर। हाँ 21 में ठीक है। 21, ये दोनों चरण का आपको डेट पता होना चाहिए। और ऑब्जेक्टिव तो नॉर्मल यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, इन्होंने कोई डेटा इतना मेंशन किया नहीं है, ये याद नहीं रखना है कुछ भी। ये दिमाग में रख लेना कि स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य सार्वजनिक भागीदारी, व्यक्तिगत घरेलू शौचालय, जो आपने बार बार सुनते होंगे, गाँव में तो जैसे 12,000 रुपए देते ही हैं, शहरों के लिए थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है ना। और सामुदायिक सार्वजनिक शौचालय, जैसे समुदाय वगैरह कोई झुग्गी, बहुत सारी झुग्गियां हैं, तो उनके लिए एक अलग से ही यहाँ पर बना दिया, जैसे सामुदायिक टाइप का, आपने कई जगह देखा होगा, वो वाला है। मूत्रालयों के निर्माण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के माध्यम से पूरे भारत में स्वच्छता के बेहतर स्तर को प्राप्त करना। यहाँ कोई इंपोर्टेंट फैक्ट नहीं है, ऑब्जेक्टिव है ना। ये क्वेश्चन फिर आ सकता है क्योंकि नाम चेंज कर दिया, और इसका जो मतलब कोई भूखा न सोए उसकी जगह ये वाला वर्ड यूज किया है, लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय और पथ अंत्योदय। ठीक। 1,000 रसोइयों के संचालन हेतु 240 नगर निकायों में 250 करोड़ रुपए प्रति वर्ष खर्च किए जाएंगे। और उसमें जो पैसा होगा 8 रुपए उस बंदे से लिया जाएगा जो खाना खाएगा। और जो 22 रुपए है वो टोटल अमाउंट है जो राज्य सरकार वहन करेगी। इसमें शायद है ना, अनुदान जो लिखा हुआ है राज्य सरकार द्वारा 22 रुपए प्रति थाली राजकीय अनुदान दिया जा रहा है, मतलब शायद ये टोटल थाली पड़ेगी 30 रुपए की। पहले शायद 17 रुपए था, ऐसा कुछ था, जिसको बढ़ा के भी 22 कर दिया है। यहाँ पर दो फैक्टर इंपोर्टेंट। हाँ 17 रुपए था, अभी 22 हो गया वो। इसमें वो जो अनाज वगैरह, वो चपाती वगैरह दे रहे हैं, उसका वो वेटेज भी चेंज कर दिया ना। हाँ वो तो अपन उसमें पढ़ेंगे, यहाँ इसमें नहीं पूछेगा आपसे कोई भी क्वेश्चन, जो ये है ना, पीटी में क्वेश्चन नहीं, इसे पूछेगा जो पूछेगा, ज्यादा नहीं उलझेगा। ईओ में पूछेगा, ईओ में क्या डायरेक्ट मेंशन है वही रसोई योजना, वहां तो पूरी अच्छी ईओ याद के लिए इसमें वो इंदिरा रसोई वाले फैक्ट भी याद करने हैं। है। इंदिरा रसोई योजना चलती थी पहले। नहीं नहीं वो नहीं याद करनी, अब वो क्यों याद करनी, उसका नाम ही चेंज कर दिया, ये वाली पूछेगा ना। मतलब वो सारी चीजें वो की वही रहेगी, जो चेंज किया है अभी वो अपन देख लेंगे। बाकी प्री के लिए तो ये पूछेगा, इससे बात नहीं पूछेगा। ईओ के लिए अलग से तैयार करना पड़ेगा, जिनका जैसे वहां है।
फिर है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना का ऑब्जेक्टिव पूछेगा। फिर इसके दो कंपोनेंट है, बताया था प्रधानमंत्री आवास योजना का दो कंपोनेंट है, एक अर्बन है और एक रूरल है। रूरल वाला अपन ग्रामीण विकास वाले में पढ़ेंगे, जिसके अलग कंपोनेंट है, अलग क्राइटेरिया है। वो शहरी वाली है, वो उसको यहाँ पे डेटा दे रखे हैं। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के लिए, जैसे इसमें 3-4 वो इन्होंने वो बना रखी है, अलग अलग कैटेगरी बना रखी है। वार्षिक आय 3 लाख तक, अल्प आय वर्ग के लिए 3 से 6 परिवारों को सस्ते आवास उपलब्ध करवाना। राज्य में केंद्र सरकार द्वारा इतने ये दिया गया। यहाँ कोई क्वेश्चन बन नहीं रहा है, मतलब है पूछेगा नहीं, शायद ही पूछे, या ये आपसे पूछ सकता है कि कैटेगरी कौन कौन सी है। इसमें थोड़ा क्लियर नहीं लिखा हुआ है, मतलब थोड़ा ढंग से नहीं लिखा हुआ है। मैं अपलोड कर दूंगा, कोई ऐसी चीज आएगी ना, क्वेश्चन आएगा जब थोड़ा अच्छे से तैयार करेंगे तब। ठीक। अगला लिखा हुआ राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि। सेम यहाँ पर भी कोई ज्यादा इतना पूछने वाला है नहीं। राज्य में सुव्यवस्थित, सुरक्षित, प्रदूषित रहित सुगम शहरी यातायात प्रबंधन हेतु वित्तीय वर्ष 11-12 में राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि का गठन किया गया, ताकि क्या होता है ना, उसमें पैसा डाला जाएगा और फिर उस पैसे को निकाल करके या ऋण राशि के रूप में उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक। लिखा हुआ उपलब्ध कुल राशि का उपयोग यातायात प्रबंध से जुड़े विभाग, शहरी स्थानीय निकाय, कंपनी और निगमों को अनुदान एवं ऋण राशि के रूप में उपलब्ध करवाया जा रहा है। बस इसमें ये याद रखना है कि भाई ये इसका क्या पर्पज होता है। पर्पज सेम ही होता है। विकास निधि फंड इसलिए क्रिएट किया जाता है ताकि उसमें सरकार पैसा डाले या बाहर से कोई पैसा डलवा के फिर उसके बाद में जो उसको यूज लेना चाहिए उसको ऋण के तौर पे वो पैसा दे, ताकि वो रोटेशन घूमता रहे। अब एक क्वेश्चन जैसे 2021 में पूछा था कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधान के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में अधिकतम कितने व्यक्ति मनोनीत किए जा सकते हैं, तो संख्या थी 8। ये क्वेश्चन उस टाइम न्यूज में था 2021 में, इसलिए ये क्वेश्चन जैसे यहाँ पर एक धारा इंपोर्टेंट है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 69A, जिसके तहत पट्टा दिया जाता है। तो ये धारा आप याद रखना, ये किससे किससे संबंधित है, तो ये पट्टा देने से संबंधित है। बस ये इतना याद रखना है आपको। प्री में पूछ ले धारा, तो ये वाली पूछ सकता है क्योंकि इसमें दे रखी है। ठीक है ना, जैसा कि यहाँ क्वेश्चन पूछा था। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना है, पता नहीं इन्होंने नाम चेंज नहीं किया अभी तक। तो इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत शहरी क्षेत्रों के 5 लाख स्ट्रीट वेंडर को ये 50,000 तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाएंगे, जिनमें 31 मार्च 2024 तक 6,56,000 लाभार्थियों को आवेदन बैंकों को भेजे जा चुके हैं। अब वो बैंक देंगे कि नहीं देंगे वो उन पर डिपेंड करेगा। वो पूरी देखरेख करते हैं, पूरी उसकी मॉनिटरिंग करते हैं बंदे की, उसके बाद में उसके सारे डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, उसके बाद में उसको लोन मिलेगा। वैसे पूछने लायक क्वेश्चन नहीं है, 3 फैक्ट है, 5,50,000 और इतने लोगों को इन्होंने, ये तो नहीं पूछेगा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ना। स्ट्रीट वेंडर को ये मतलब कोरोना काल के समय स्टार्ट की गई थी कि उनको एक बार कुछ राशि दी जाए, ऐसे ब्याज मुक्त ऋण दिया जाए जिनसे, ताकि वो एक बार अपने आप को अपलिफ्ट कर सके। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है, इसका भी इन्होंने नाम चेंज नहीं किया अभी तक। तो योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, शहरी क्षेत्रों में निवास कर रहे जरूरतमंद परिवारों में 18 से 60, एक तो फैक्ट ये हो गया, एक इसका ऑब्जेक्टिव हो गया, आयु के व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाकर वित्तीय सहायता प्रदान करना। निःशुल्क पंजीयन के आधार पर 100 कार्य दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। और 2023-24 के बजट में कांग्रेस सरकार ने इसके दिन की संख्या 125 कर दी थी। और इसमें एक फैक्ट और लिख रखा लास्ट में, योजना अंतर्गत नियोजित जितने लोगों को, श्रमिकों को रोजगार दिया गया था उनमें 80% से अधिक महिला श्रमिक लाभान्वित हो रही है इससे, ऐसा लिखा हुआ है। ये फैक्ट कुछ आ जाए तो आपको इसे टिक करना है। ये क्वेश्चन 23 में पूछा था। क्वेश्चन ऐसे पूछा था, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है। 2 ऑप्शन दिए थे, ये शहरी इलाकों में निवास करने वाले परिवारों को 125 दिवसों के प्रतिवर्ष रोजगार की गारंटी देता है। हाँ सही है। पंजीकरण के बाद पात्र अभ्यर्थी को 30 दिवस के भीतर रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। तो ये शायद 15 दिन है मेरे ख्याल से, है ना। 15 दिन ही। हाँ तो ये वाला हाँ, ये क्वेश्चन मतलब एकदम इजी क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया था डायरेक्ट। फिर आगे लिखा हुआ स्थानीय निकाय विभाग द्वारा राज्य के शहरी नागरिकों की ऑनलाइन सेवाएं प्रदान की जा रही है। मतलब ये बोल रहा है कि जितनी भी सर्विस जो स्वशासन विभाग है वो उनको ऑनलाइन देने के लिए उन्होंने सिस्टम खड़ा किया है। तो ये नाम लिखे हुए कि भाई ये सेवाएं हम दे रहे हैं, जैसे पट्टा वगैरह देना, उप विभाजन, किसी का नामांतरण खोलना, है ना, इस टाइप से। कोई यूडी टैक्स का मैटर है या कोई फायर एनओसी का मैटर है या कोई भवन निर्माण के लिए कोई स्वीकृति का मैटर है, तो सारे वो भाई ऑनलाइन उपलब्ध करवा दें ताकि जितनी भी शिकायतें हैं वो जल्दी से सोल्व हो जाए। फिर ये है RUIDP, इसका ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये 12 शहरों उनके नाम लिखे हुए हैं में करोड़ के कार्य
करवाए जा रहे हैं, जिसमें से पाली में ये फलाना फलाना, ये कोई नहीं पूछेगा भाई कौन से काम है, या आप ये थोड़ा दिमाग में रखना भाई ये 12 शहरों में चल रही है। उसके बाद में अगली लिखी हुई है RUIDP का चौथा चरण है, उसमें 14 शहर है। उसके अलावा RUIDP ये शायद सीवेज वगैरह से संबंधित है, सीवेज वगैरह होती है या शहर के जैसे जल वगैरह उपलब्ध करवाना है, सीवेज का काम करना, या जैसे सौंदर्यीकरण वगैरह का काम, जैसे पार्क वगैरह बना दिया या कुछ और कोई आधारभूत सुविधा है, बिजली वगैरह है ना, कुछ ऐसा। अब इसमें क्वेश्चन पूछने लायक ये है, इसमें 12 है, इसमें 14 है, और इसमें है, इसमें याद रखने वाला कंपोनेंट ये है कि के तहत एशियाई विकास बैंक की ऋण सहायता से इतने करोड़ की लागत से 24 शहरों में ये कार्य करवाए जा रहे हैं। तो ये पूछ सकता है कि कौन सा बैंक हेल्प कर रहा है, ये लिखा हुआ आ जाएगा चतुर्थ चरण ट्रेंड सेकंड के तहत कौन हेल्प कर रहा है, ऑप्शन दे देगा वर्ल्ड बैंक, एशियाई बैंक या जायका वगैरह। तो आपको आंसर करना है ADB। ये उनमें नहीं लिखा हुआ है जो आपकी 13 22 सहायता परियोजना है वहां नहीं है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन हेल्प कर रहा है, तो ये ADB आंसर हो जाएगा। शहरी जलापूर्ति है, शहरी जलापूर्ति का मतलब है कि जो सिटी में 33 जिला मुख्यालय हो गए, और जब ये इकोनॉमिक सर्वे तैयार होता है तब तक सभी जितने भी 251 शहरी कस्बे हैं वहां पर पाइप पेयजल आपूर्ति प्रणाली द्वारा कवर किया गया है। यहाँ पर फैक्ट इंपोर्टेंट ये है, बस ये वाला इंपोर्टेंट इफेक्ट है कि भाई कितने शहर हैं, आपको ये पता होना चाहिए, मोटा मोटी पे 250 है, 251, ये दिमाग में रख लेना। बाकी जलापूर्ति उपलब्ध करवाना है, बाकी कोई कंपोनेंट याद रखने वाला है नहीं इसमें, ठीक। आगे लिखा हुआ है राजस्थान में जल की आपूर्ति के लिए कई एजेंसियां हैं, जैसे सरकारी विभाग उत्तरदायी है, ULB अर्बन लोकल बॉडी है, UDH मिनिस्ट्री है, PHED विभाग है, विकास प्राधिकरण जो 5 है, UIT है जो 12 है, शहरी क्षेत्र विकास निवेश जो बार बार अपन में पढ़ रहे हैं ये वाला, इसकी फुल फॉर्म देख लेना, राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम, ठीक, शामिल है। ऐसे करके ये आपका 7वां चैप्टर कंप्लीट हो गया। यहाँ से 2 क्वेश्चन कंफर्म आएंगे, संख्या ज्यादा भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, क्योंकि वो पॉपुलेशन वाले से लिंक करके पूछ लेगा, ठीक है। सर एक बार वो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड वाला वापस बताना, 135 नंबर पे राजस्थान हाउसिंग बोर्ड में एक तो क्वेश्चन स्थापना आया था याद ना। रखनी है, एक तो स्थापना याद रख, अच्छा वो क्वेश्चन ये वाला, हाँ इसमें ऐसा था कि जैसे ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मतलब ये कंपनी है जो पेयजल, ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पर, ये यहाँ पर इन्होंने इंग्लिश में लिखा है, देवनागरी में लिख दिया इन्होंने इस चीज को, ये लिखा हुआ है राजस्थान शहरी पेयजल एवं सीवरेज एवं आधारभूत निगम, मतलब ये कंपनी है, नोडल एजेंसी है, जो ये काम है ना छोटे एवं मध्यम कस्बों के शहरी आधारभूत ढांचे के विकास की परियोजना के लिए, ये स्कीम तो सरकार की मतलब केंद्र सरकार की स्कीम है, उसको इम्प्लीमेंट करने वाली जो एजेंसी है ना राजस्थान में, वो ये वाली एजेंसी है, इसका नाम है राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं आधारभूत निगम। अब ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इस कंपनी में किसका हिस्सा नहीं है, मतलब कौन से, जैसे इसमें भी तो मतलब इसके कंपोनेंट होंगे ना भाई अंदर, मतलब कुछ सिस्टम बना रखा होगा इन्होंने अलग अलग प्रोजेक्ट, जैसे पहला लिखा हुआ राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दूसरा लिखा है राजस्थान आवास विकास इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अब ये क्वेश्चन देखो डायरेक्ट कहीं लिखा हुआ तो नहीं है, मैंने नहीं पढ़ा कि ये इसके कौन कौन से हिस्सा नहीं है, लेकिन थोड़ा कॉमन सेंस ऐसे लगे ना, हाउसिंग बोर्ड के अंदर इसका जिक्र नहीं था, हाउसिंग बोर्ड के अंदर इसका जिक्र, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर हाँ हो सकता है ये हो, ये भी हो, ये भी हो, हाँ ठीक लग रहा है। फिर उसके अलावा डेवलपमेंट का काम ये भी कर रही है, ये भी कर रही है, तो ये भी सही है, ये भी हो सकती है। हाउसिंग बोर्ड के अपन ने अलग से पढ़ लिया, वहां पर इसका जिक्र नहीं है, इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि आप है ना केवल एक बार, जैसे आवासन मंडल में भी आपसे अगली बार एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में कौन सी स्कीम है वो आवासन मंडल की नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में अगर एक बार पढ़ी हुई रहेगी ना पहले से, भाई हाँ माई कुछ नाम करके था, समृद्धि कुछ करके था, मानसरोवर मानपुर कुछ करके था, बड़ली कुछ करके था, तो वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। ऐसा देखो यहाँ लिखा हुआ नहीं है आवासन मंडल वाले में, समझ गए बात को, इसलिए वो क्वेश्चन का आंसर वो वाला कंपोनेंट नहीं है, एलिमिनेशन मेथड। ऐसे क्वेश्चन मतलब कॉमन सेंस से सही होंगे, मतलब उसके लिए तो आपको जैसे अगर आपने पूरा इको सर्वे पढ़ लिया तो फिर उससे अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि भाई यहाँ अपन ने ये चीज नहीं पढ़ी,
कुछ चीजें अपन पूरी तरीके से पढ़ लेते हैं ना, तो अपन को एक आइडिया हो जाता है कि वहां ऐसा फैक्ट अपन ने नहीं सुना, इसका मतलब वो आंसर नहीं है। फिर जब इतनी पढ़ाई करने के बाद में भी नहीं सुना ना, इसका मतलब वो नहीं है आंसर, इसलिए उसका आंसर वो हुआ होगा। नहीं पता होता, जैसे 99% लोगों को उसका आंसर वो नहीं पता, मैं जानता हूँ नहीं पता होगा, लेकिन जिन गेस करेगा सही ढंग से तो उसका आंसर निकाल सकता है। ये है। और कोई डाउट चैप्टर 7 में? नो डाउट सर। नो सर। अब आप एक काम करना, इको सर्वे का जो ग्रुप है वहां पे जाना और 7वें चैप्टर के जितने क्वेश्चन है वो लगाना। वो सारे क्वेश्चन सोल्व होने चाहिए, सारे क्वेश्चन का आंसर आपके आना चाहिए। इसका मतलब आपका तैयार है चैप्टर। फिर एक बार लास्ट में और देख लेना जनवरी के टाइम, बाकी कोई देखने की जरूरत नहीं है। ओके, ठीक है ना? सर ये क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे, पेड में है क्या? क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे मतलब? ऐप में बोल रहे हो ना आप? इको सर्वे ग्रुप बना रखे हैं ना, आप नहीं हो क्या उसमें ऐड? हाँ हूँ सर। हाँ तो उसमें चैप्टर मिल जाएगा, पिन किए हुए हैं चैप्टर, पिन चैप्टर वाइज पिन कर रखा है। वहाँ 7 नंबर में जाना, जितने क्वेश्चन मिले वो सोल्व कर लेना। फिर एक दो क्वेश्चन और ऐड कर दूंगा, मुझे अच्छा लगेगा ना कि और क्वेश्चन बन सकता है, तो है ना, उसके बाद में ऐड कर देंगे। इको सर्वे का करंट का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। मैं बार बार आपको कर रहा हूँ, 50 क्वेश्चन है यहाँ पर आपके पास, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में। वो ज्योग्राफी से भी लिंक करके आ सकता है, हिस्ट्री से भी आएंगे, साइंस से भी लिंक करके आएंगे करंट की क्वेश्चन इको सर्वे के। वो गलत नहीं होगा ना। फिर आपसे किसकी तैयारी कर रहे हो, यू का कोई कर रहा हो या कोई अ, आपके कोई कंपोनेंट ऊपर नीचे भी हो रहा है ना, तो बैलेंस कर देगा। यहाँ 40 क्वेश्चन सही होने चाहिए 50 में से, फिर बाकी 40 बचे, बाकी 100 में से 40 तो करोगे ना कम से कम सही। तो 80 क्वेश्चन सही है, इसका मतलब 100 प्लस हो गया स्कोर, जिनमें 20 क्वेश्चन तो 10 क्वेश्चन तो मैथ रीजनिंग निकाल देगी। अब 30 क्वेश्चन की लड़ाई है। अब बाकी आप राजस्थान हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये साइंस, यहाँ भी तो सही करोगे ना। मतलब मैं तो ये मानता हूँ ये वाली स्ट्रेटेजी एकदम बेस्ट होती है कि को सर्वे करंट का एक भी गलत नहीं हो, मैथ रीजनिंग में से 10 क्वेश्चन निकाल लो और बाकी में सब में जितना आए उतना देख लो, मतलब एवरेज। ये ठीक है, कोई डाउट? नो सर। ठीक है, थैंक यू। ओके।